नमस्ते। यस जे स्मार्ट लाइफ हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बड़े भाई साहब की शुरुआत की थी, जिसका पहला भाग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। आज इस वीडियो में हम उसी कहानी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए करते हैं कहानी की शुरुआत। पिछले भाग में हमने देखा कि बड़ा भाई किस प्रकार से छोटे भाई को पढ़ाई करने की सलाह देता है। वो खुद भी बड़ा अध्ययनशील था, इसलिए उसे लगता था कि छोटे भाई ने खेलकूद में वक्त गवाकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। उसे निरंतर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पर छोटा भाई था कि उसे खेलकूद में ही ज्यादा रुचि रहती थी और इस कारण बड़ा भाई उसे हमेशा पढ़ाई के बारे में सलाह देता रहता था। कभी उसका अपमान भी करता था, लेकिन छोटे भाई का खेलकूद का सिलसिला चलता ही रहा। अब देखिए कहानी का दूसरा भाग, पन्ना नंबर 57। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आजादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर से मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। अब देखिए यहाँ पर दूसरे भाग की शुरुआत में ही बताया गया है कि सालाना इम्तिहान हो जाते हैं। सालाना इम्तिहान मतलब एनुअल एग्जाम। सालाना इम्तिहान हो गए हैं, रिजल्ट भी आ गए हैं और रिजल्ट से पता चल गया है कि बड़ा भाई फेल हो गया है और ये छोटा पास हो गया। छोटा सिर्फ पास ही नहीं हुआ तो दर्जे में प्रथम भी आया है और इसके कारण दोनों के बीच में अब सिर्फ 2 ही दर्जे का अंतर रह गया है। और इसलिए ये छोटा भाई जो है वो सोचता है, मन में ही सोचता है कि मैं अब बड़े भाई को आड़े हाथों लेता हूँ। आड़े हाथों लेना मतलब क्या? कठोरता पूर्वक व्यवहार करना या फिर खरी खोटी सुनाना। वो उससे कहना चाहता है कि आपकी वह घोर तपस्या आप कहाँ गई? इतना परिश्रम आप करते थे, इतना अध्ययन आप करते थे, कहाँ गया? आप तो फेल हो गए हैं। मुझे देखिए, मैं मजे से खेलता भी रहा और कक्षा में अव्वल भी हूँ, प्रथम आया हूँ। लेकिन वह इतने दुखी थे, इतने उदास थे। छोटे भाई के मन में उनके प्रति हमदर्दी पैदा हो गई, सहानुभूति पैदा हो गई और जो विचार छोटे भाई के मन में आ गया था कि उनको मैं खरी खोटी सुनाऊंगा, उनको मैं आड़े हाथों लूंगा, वो विचार छोटे भाई को लज्जास्पद महसूस हो गया। इसलिए वो कुछ बोले नहीं उसको। परंतु छोटे भाई को अपने ऊपर थोड़ा सा अभिमान होने लगा था, गर्व होने लगा था, आत्मसम्मान भी उसका बढ़ने लगा था। थोड़ा सा साहस उसके अंदर आने लगा था कि वह खेलकूद में शामिल होते हुए भी वो कक्षा में प्रथम आ गया है। और इसके कारण बड़े भाई का जो रौब, जो प्रभाव उसके ऊपर था, वो अब धीरे धीरे थोड़ा सा कम होने लगा था। और ये छोटा भाई जो था वह अब आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा था, शामिल होने लगा था। उसका दिल मजबूत, साहसी बनता जा रहा था। वो ऊपर से वो सोचने लगा है कि अब फिर से अगर बड़े भाई ने मुझे डांट लिया तो मैं साफ साफ उनसे कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया है। तीर मारना मतलब क्या? कहा कौन सी सफलता आपने हासिल कर ली है, कौन सी सफलता की सीढ़ियों पर आप चढ़ चुके हैं। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं। देखिए यहाँ पर छोटा भाई जो है वो बड़े भाई को बोलना चाहता है कि मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया,
लेकिन ये जो बात है वो छोटा भाई बड़े भाई को कह नहीं सकता है। लेकिन उसके व्यवहार में जो बदलाव आ गया था वो बड़े भाई ने समझ लिया था। बड़ा भाई बहुत समझदार था, उसने भांप लिया कि छोटे भाई का बर्ताव किस प्रकार से बदल गया है। उसकी स्वाभाविक बुद्धि जो थी, बड़े भाई की जो स्वाभाविक बुद्धि थी वो बड़ी तीव्र थी। मैं तो यहाँ पर कहूँगा कि बड़ा भाई जो था वो अध्ययन में कमज़ोर था, लेकिन उसकी स्वाभाविक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि बहुत ही तीव्र थी। उसको बहुत ज़्यादा समझदारी थी उसके अंदर। जब एक दिन लेखक भोर का सारा समय यानी कि सुबह का सारा समय गुल्ली डंडा खेलकर ठीक भोजन के समय पर जब लौटा तो ये बड़े भाई जो थे वो बहुत गुस्सा हो गए, उस पर आक्रामक हो गए और उसको बोलने लगे, डांटने लगे। वो कहने लगे कि इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया। दिमाग होना मतलब क्या? घमंड होना। बड़े भाई यहाँ पर छोटे को समझा रहे हैं, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। और ये भी बात सच है, घमंड करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब हम घमंड करते हैं तो समझ जाइए कि हमारा अंत निकट आ गया है। ये बड़ा भाई जो बता रहा है ये बिल्कुल सही बता रहा है। बड़ा भाई आगे कहता है कि इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। छोटे भाई को वो समझा रहा है कि इतिहास में तुमने रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा और उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया है, या फिर यो ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। सच में सिर्फ पढ़ाई करना और अच्छे अंक लाना ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पढ़ाई करते करते हमारी बुद्धि का विकास होना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती मतलब क्या? दसों दिशाओं में जिसका आधिपत्य होता है, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहा जाता था। और रावण जो था वह चक्रवर्ती राजा था। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। देखिए यहाँ पर बड़ा भाई कहता है कि अंग्रेजों ने बहुत सारे देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी कुछ राष्ट्र हैं जो अंग्रेजों का यह आधिपत्य स्वीकार नहीं करते हैं, बिल्कुल स्वाधीनता के साथ वो जीते हैं। लेकिन रावण ऐसा नहीं था। रावण तो चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप, महीप यानी कि सभी राजा उसे कर देते थे। कर यानी कि क्या? टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया, उसका अंत कर दिया। घमंड के कारण ही उसका अंत हो गया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। उसके राज्य में उसको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचा। इस प्रकार उसका अंत हो गया है। इस प्रकार ये बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। इतराना मतलब क्या? घमंड करना। आदमी ने कुकर्म किए तो भी चलेगा, लेकिन उसे घमंड कदापि नहीं करना चाहिए। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। जो अभिमान करता है, गर्व करता है, वह कहीं का नहीं रहता। दिन दुनिया दोनों से गया मतलब क्या? कहीं का न रहना। आगे देखिए, शैतान का हाल भी बड़ा ही होगा। आगे वो बड़ा भाई साहब और कुछ उपदेश यहाँ पर छोटे भाई को दे रहा है। वो कह रहा है कि शैतान का हाल भी बड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहिरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। यहाँ पर वो अलग अलग लोगों के उदाहरण यहाँ पर दे रहा है। शैतान का उदाहरण दे रहा है, शाहिरुम का उदाहरण दे रहा है कि उन्होंने घमंड किया था और इसके कारण उनका किस प्रकार हाल हो गया था। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास कर लिया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। सिर फिरना मतलब क्या? घमंड होना। तब तो तुम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए बड़ा भाई उस समझा रहा है कि अगर इस प्रकार का घमंड तुम करने लगे हैं तो अब तुम आगे बढ़ चुके। इस प्रकार से वो उसे समझा रहा है। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंधे के हाथ बटेर लग गई मतलब अयोग्य व्यक्ति के हाथ में महत्वपूर्ण चीज लग जाना। जैसे कि ये बड़ा भाई उसे समझा रहा है, उसे बता रहा है कि तुम पास हो गए मतलब अंधे के हाथ में बटेर लग गई है। आगे बड़ा भाई कहता है, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधाचोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वही है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। इस प्रकार से ये बड़ा भाई जो है वो उपदेश माला छोटे भाई को सुना रहा है। आगे वो कहता है, मेरे फेल हो जाने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा।
तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि असली बात क्या है। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ। देखिए बड़ा भाई और कुछ बातें यहाँ पर छोटे भाई को सुना रहा है। वो कह रहा है कि मेरे फेल हो जाने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो। यहाँ पर ये बड़ा भाई जो है वो 9वीं कक्षा की पढ़ाई किस प्रकार की है इसके बारे में छोटे भाई को बता रहा है। वो उसे बता रहा है कि मैं फेल हो गया, इस पर मत जाओ, तुम जब मेरे दर्जे में आ जाओगे, मेरे क्लास में जब आ जाओगे, तब तुम्हें ये सब पता चल जाएगा कि किस प्रकार का है। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, यानी कि कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा। बादशाहों के नाम याद रखना कोई आसान बात नहीं है, इस प्रकार की भी बात वो बता रहा है। इतिहास में 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड, कौन सा कार्य, कौन सी मुहिम किस राजा के, किस बादशाह के समय में हुई है, यह याद कर लेना आसान नहीं है। इस प्रकार से वो बड़ा भाई समझा रहा है। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट, सिफर भी न मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में, दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स और कोडियो चार्ल्स, कोडियो यानी कि क्या, बीसीओ चार्ल्स हो गए हैं। दिमाग चक्कर खाने लगता है, भ्रम में पड़ता है दिमाग, समझ में नहीं आता कि कौन किस जगह पर किसका नाम लिखे। और ये सब नाम देखकर आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। इस प्रकार देखिए यहाँ पर ये बड़ा भाई जो है वो 9th की पढ़ाई यानी कि 9वीं कक्षा की जो पढ़ाई है वो किस प्रकार कठिन है और किस कारण मैं फेल हो गया हूँ, इस प्रकार की बातें वो छोटे भाई को समझाना चाहता है। क्योंकि 9वीं कक्षा की पढ़ाई बहुत ही मुश्किल है, इस कारण मैं फेल हो गया हूँ, ये बात वो उसे समझाना चाहता है। और तुम भी जब 9वीं कक्षा में आ जाओगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि आगे की पढ़ाई कितनी भयंकर है। देखिए यहाँ पर बड़े भाई की उपदेशमाला अब भी जारी है। वो कहते हैं, और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह है, अब अज की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अबज और अजब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा क्या, फायदा है। इस प्रकार वो बड़ा भाई बोल रहा है, बता रहा है पढ़ाई के बारे में। वो कहता है ज्योमेट्री की बात आई तो सिर्फ खुदा ही आपको बचा सकता है, क्योंकि ज्योमेट्री में अबज की जगह अगर हमने अजब लिख दिया तो सारे नंबर कट जाते हैं, एक भी अंक मिलेगा नहीं। लेकिन ये बात जो है, ये इन निर्दयी मुमतहीनों को कौन पूछेगा। निर्दयी मुमतहीनों से मतलब क्या, परीक्षकों से ये बात कौन पूछेगा कि अबज और अजब में क्या फर्क है, व्यर्थ की बातों में क्या रखा है, क्यों बच्चों के पीछे, छात्रों के पीछे लगे हुए हैं ये लोग। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई एक ही है। इस प्रकार ये बड़ा भाई छोटे भाई को बता रहा है कि ये सारी बातें एक ही है, लेकिन अगर नंबर लेने हैं, अंक लेने हैं, तो ये सारे अक्षर अक्षर रटते हुए ये सारा अध्ययन आपको करना ही पड़ेगा। और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। देखिए यहाँ पर पुरानी शिक्षा पद्धति पर यहाँ पर लेखक ने करारा व्यंग किया है। पुरानी शिक्षण पद्धति किस प्रकार की थी, इसको सामने लाने का प्रयास यहाँ पर लेखक ने किया है। लेकिन आजकल की शिक्षा पद्धति बहुत बदल चुकी है और आधुनिक शिक्षा पद्धति में बहुत बदलाव और आधुनिकता आई है। ज्योमेट्री की बात ही बड़ा भाई आगे कर रहा है। देखिए, इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुरापत याद करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर बड़ा भाई कहना चाहता है कि अगर हमें पास होना है या अच्छे अंक लाने हैं तो पुस्तक में जो लिखा है वही हमें याद करना पड़ेगा। अब देखिए निबंध के बारे में बड़ा भाई कहता है,
कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम पर रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। हिमाकत यानी कि क्या? बेवकूफी। यह तो समय की किफायत नहीं, किफायत यानी कि बचत। यह तो समय की बचत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने ही पड़ेंगे। रंगना मतलब क्या? 4 पन्ने लिखने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुलस्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। इस प्रकार ये बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है, ये सब हमें करना ही पड़ेगा। जैसा बुक में लिखा है, पुस्तक में जैसा लिखा है, जैसे परीक्षक लिखने के लिए बोलेंगे वैसा ही हमें लिखना पड़ता है, तब जाकर हमें अंक मिलते हैं। और ये सब जो है वो छात्रों पर अत्याचार है, इस प्रकार ये बड़ा भाई कह रहा है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। निबंध की बात यहाँ पर वो कर रहा है। कहा जाता है कि निबंध संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात, है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। तमीज यानी कि अकल। वो बड़ा भाई यहाँ पर अध्यापकों के बारे में इस प्रकार की बात वो बोल रहा है कि अध्यापकों की इस बात की तमीज नहीं है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, और अध्यापक होने का दावा ये अध्यापक लोग कर रहे हैं। और ये सारी पढ़ाई की बातें समझाते हुए बड़ा भाई आगे छोटे भाई को समझा रहा है, बता रहा है, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलना मतलब क्या? कड़ी मेहनत करना। और तब जाकर जब तुम मेरे कक्षा में आओगे तब जाकर तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब क्या? कठिनाई का सामना करना। तब तुम्हें कठिनाई क्या होती है यह बात मालूम होगी। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो मतलब 5वीं कक्षा में 5वें दर्जे में ये जो छोटा भाई है वो अव्वल आ गया है, तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। और बड़ा भाई कह रहा है उसको कि 5वीं कक्षा में अव्वल आ गए हैं तो ही तुम बहुत खुश हो गए हो, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए। गिरह बांधना मतलब क्या? अच्छी तरह से मन में बिठा लीजिए, नहीं तो पछताएगा। इस प्रकार बड़ा भाई छोटे भाई को डरा कर धमका कर पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए उसको प्रेरित करना चाहता है। लेकिन ये छोटा भाई सोचता है, देखिए अगले परिच्छेद में, स्कूल का समय निकट था, न ही ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होगी। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। बड़े भाई ने बहुत डांटा था, इसके कारण छोटा भाई यहाँ पर कह रहा है कि मुझे आज भोजन जो है बहुत निस्वाद सा लग रहा था। निस्वाद यानी कि क्या? स्वाद रहित लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। देखिए यहाँ पर बड़े भाई ने बहुत उल्टी सीधी बातें यहाँ पर छोटे भाई को सुनाई थी। बड़े भाई का मानना सिर्फ यही था कि छोटा भाई अभ्यास करे, अध्ययन करे, पढ़ाई करे। इसलिए जो कुछ बड़ा भाई बोला इसके कारण छोटे भाई के सामने बड़ी कक्षा की पढ़ाई का एक भयंकर चित्र उसके सामने प्रस्तुत हो गया था। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। और छोटा भाई सोच रहा है कि इतना भयंकर चित्र सामने उपस्थित करने के बाद मैं स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यह हैरानी की बात है। इतना सब कुछ बोलने के बाद भी छोटे भाई पर कोई भी फर्क नहीं है। फिर भी अध्ययन की पढ़ाई की तरफ उसकी रुचि या पढ़ाई में उसकी रुचि उत्पन्न नहीं हुई है। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ाई भी करता था लेकिन बहुत कम मात्रा में वो पढ़ाई करता था छोटा भाई। कितनी पढ़ाई करता था? बस इतनी कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े, मतलब दर्जे में उसका अपमान न हो जाए। बस इतनी पढ़ाई ये छोटा भाई जो था वो करता था। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था और कक्षा में पास हो जाने के बाद अव्वल आ जाने के बाद जो विश्वास छोटे भाई के मन में उस खुद के प्रति निर्माण हो गया था वो फिर से गायब हो गया, फिर से लुप्त हो गया। और फिर
चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर से वो बड़े भाई से डर डर कर रहने लगा। देखिए, इस दूसरे भाग में हमने देखा कि छोटा भाई कक्षा में अव्वल आ गया, पास हो गया, और बड़ा भाई उसके कक्षा में 9वीं कक्षा में फेल हो गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बड़ा भाई बड़े होने के नाते छोटे भाई को समझा रहा है, उसे बता रहा है कि तुम पास हो गए हैं तो तुम्हें घमंड हो गया है, और इस प्रकार घमंड करना अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार के उपदेश यहाँ पर बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है, बता रहा है। और ऊपर से बड़ी कक्षा में किस प्रकार का अध्ययन, किस प्रकार की पढ़ाई होती है, ये सारी बातें उन्होंने छोटे भाई को बताई है। बड़े क्लास में किस प्रकार की कठिन पढ़ाई होती है, इसके बारे में भी छोटे भाई को रूबरू कराने का प्रयास यहाँ पर उन्होंने किया है। इसके कारण अगले दर्जे की भयंकर पढ़ाई की बात सुनकर छोटा भाई थोड़ा सा भयभीत हो गया था। देखिए, अब इतना उपदेश देने के बाद छोटे भाई पर कुछ असर होता है या नहीं होता है, ये हम देखेंगे अगले भाग में।